प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश यादव, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, शिक्षा विभाग हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रसारण में मेरी चर्चा का विषय होगा निर्धनता एक चुनौती। आपको ध्यान होगा, निर्धनता एक चुनौती विषय के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में भी हमने आपसे चर्चा की थी। पिछले व्याख्यान में हमने निर्धनता एक चुनौती विषय के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण निर्धनता, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता में अंतर, निर्धनता के कारण व निवारण आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की थी। इसी निरंतरता में आज हम सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए गए कार्यक्रम एवं योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अतः आज के व्याख्यान का मेरा उद्देश्य भी यही है कि निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम व योजनाओं की जानकारी देना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का योजनाबद्ध आर्थिक विकास आरंभ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिनके अंतर्गत कृषि, उद्योग, खाद्य, शिक्षा व तकनीकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हुआ। देखते देखते कुछ ही वर्षों में किसानों और मजदूरों के श्रम और सरकार के सहयोग ने भारत की समृद्धि का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। महात्मा गांधी के अनुसार भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। अर्थात महात्मा गांधी के विचारानुसार वो भारत को तभी स्वतंत्र देखना चाहते थे जब भारत का प्रत्येक निर्धन व्यक्ति किसी भी प्रकार के तनाव में ना हो, अर्थात तनाव रहित हो और मानवीय व्यथा से मुक्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का विकास हुआ। अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। इन पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टिगत करते हुए आज भी भारत के समक्ष निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, अकाल, अशिक्षा आदि कुछ समस्याएं विकराल रूप में विराजमान हैं। इन समस्याओं में गरीबी अर्थात निर्धनता एक ऐसी समस्या है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी करने में कठिनाई होती है। आप अपने पड़ोस में भी ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्हें दिन में 2 बार भरपेट भोजन भी न मिलता हो। उनमें से कुछ बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जो कमज़ोर व कुपोषण के शिकार हो। आप ऐसे भी बच्चे देखते होंगे जो आपकी आयु के या आपसे छोटे हो सकते हैं और वे सुबह सुबह विद्यालय जाने की बजाय चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों, कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हो। घर से निकलते हुए कुछ बच्चों, महिलाओं या आदमियों को चौराहों पर भीख मांगते हुए भी आपने देखा होगा। अर्थशास्त्र की भाषा में उन्हें गरीबी से पीड़ित और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहा जाता है। गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक है कि पहले गरीबी का वास्तविक कारण जानें, जिससे गरीबी से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में गरीबी रेखा कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि गरीबी की रेखा यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान हम कैसे करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, किसी परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को मालूम करना, और दूसरा, परिवार द्वारा अर्जित आय का पता लगाना, यानी कि एक परिवार की मासिक आय कितनी है और एक महीने में वो घर की वस्तुओं पर कितना खर्च करते हैं। इसका पता लगाने के लिए आय और व्यय विधि की सहायता ली जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आय विधि क्या है। इस विधि में उन सभी परिवारों को सम्मिलित किया जाता है
जिनकी कुल मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी की रेखा से नीचे होती है। इन्हें गरीबी की रेखा से नीचे का परिवार माना जाता है। 1999 में आय विधि द्वारा सरकार ने 720 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे पाया और 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को माना गया था जिनकी मासिक आय 328 रुपये प्रति व्यक्ति थी। यह मासिक आय मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित आपको बता रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मासिक आय 328 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में यह राशि 454 रुपये निर्धारित की गई। दूसरी व्यय विधि, इससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए न्यूनतम आवश्यक पौष्टिक भोजन का अनुमान लगाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। पहले न्यूनतम भोजन की आवश्यकता को कैलोरी में मापा जाता है, इसके बाद कैलोरी की मात्रा को रुपयों के मूल्य में बदला जाता है। भोजन के अतिरिक्त हमें कपड़े और दूसरी आवश्यकताओं के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि केवल खाने के लिए भोजन से तो हमारी भूख की संतुष्टि होती है, लेकिन भोजन के साथ साथ हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी आवश्यकताएं जो हमारी होती है। तो हर महीने हमें अपनी उन आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए या संतुष्टि के लिए अन्य चीज़ों पर भी अर्थात अन्य मदों पर भी खर्च करना पड़ता है। तो भोजन व अन्य मदों पर खर्च की गई राशि को जोड़ने पर ही गरीबी की रेखा का सही पता चलता है। वे सभी परिवार जो गरीबी की रेखा से कम व्यय करते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार कहा जाता है। भारत में न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। अब आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 जबकि शहरी क्षेत्र में 2100, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। शारीरिक श्रम करने से पसीना अधिक आता है। पसीना अधिक आता है तो उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा के लिए उन्हें कैलोरी चाहिए। जबकि शहर में जो लोग रहते हैं वो शारीरिक श्रम इतना अधिक नहीं करते, चाहे उन्हें मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ जाए, लेकिन शारीरिक श्रम वो गांव वालों की तुलना में कम करते हैं। इसलिए गांव में रहने वाले व्यक्तियों को शहर में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कैलोरी की मात्रा अधिक चाहिए। गरीबी से पीड़ित लोगों का पता लगाने के लिए सरकार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं विधियों को अपनाती है, यानी कि आय और व्यय विधि जिसकी अभी हमने बात की। तो सरकार भी गरीबी से पीड़ित लोगों का पता लगाने के लिए इन्हीं विधियों को अपनाती है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह गरीबी को ख़त्म करने का भरसक प्रयास करे। सरकार ने 1980 से पहले भी गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए थे, लेकिन उन कार्यक्रमों के पूर्णतया सफल न हो पाने के कारण सरकार ने गरीब लोगों को सीधे रूप से आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए 1980 में ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जिन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसे कहा जाता है कि सरकार जब गरीब लोगों को सीधे रूप से आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाती है तो उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। इनमें से अनेक कार्यक्रमों का लक्ष्य है कि गरीबी से प्रभावित परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करना अथवा उनके पूंजीगत आधार को मजबूत करना। अब देखना है कि गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए। बहुत सारे प्रोग्राम यानी कि बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम जो गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के द्वारा चलाई गई वे इस प्रकार है। सबसे पहली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना। क्या उद्देश्य है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है
और 1980 से देश के सभी विकास खंडों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरी योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के उन स्त्री पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना जिन्हें वर्ष के अधिक दिन पर्याप्त काम नहीं मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के फलस्वरूप वन संपदा, भूमि संरक्षण, लघु कृषि योजनाएं, गाँव में कुएं चालू करना, गाँव की सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, पंचायत घरों और बस अड्डों का सुधार करके सामुदायिक संपत्ति में सुधार लाना आदि इस योजना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी उन्हीं परिवारों को सहायता दी जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना में वे कार्यक्रम शामिल है जिनका उद्देश्य शहरी लोगों के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करना है। इस योजना में विशेषतया शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगारों को लाभान्वित करना है। समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए इस योजना को कार्यान्वित किया गया। अगली योजना है रोजगार बीमा योजना। इस योजना का प्रारंभ 1999 और 2000-2001 में किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए वेतन आधारित रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। अगली योजना अर्थात सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु चलाया गया जो कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सन 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से किया गया है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य इसलिए रखा गया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो और यदि लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो गरीबी उन्मूलन अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार, बीपीएल मीन्स बिलो पावर्टी लाइन, अर्थात निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को 2 बार जोड़ा गया। इस प्रकार इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अगली योजना है सहायिकी, यानी कि आर्थिक सहायता
जिसे सब्सिडी भी कहते हैं। तो क्या होती है सब्सिडी? यह वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी यानी कि सब्सिडी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। अगली योजना है दोपहर का भोजन, जिससे आप पूर्णतः परिचित भी है, जो सभी सरकारी स्कूलों में आजकल देखने में आ रही है। एसएससी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के कई राज्यों में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही दिया जाता है। इस भोजन में पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस योजना से गरीब बच्चों को पेट भरकर खाने का अर्थात पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो इस योजना से सरकार को दोहरा लाभ है। एक तो दोपहर का भोजन प्रारंभ करने के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। दूसरा, जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं उनको दोपहर का भोजन वहीं खाने को मिल जाता है। अगला कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 5वीं योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया है। ये है प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चा प्राप्त करता है। प्रौढ़ शिक्षा, जो व्यक्ति किसी कारणवश, चाहे वो गरीबी का कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, और वे अपने बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो उनके लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले हैं। आप अपने निकटतम देखते भी होंगे कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर बुजुर्ग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि यदि अधिक शिक्षा नहीं तो अक्षर ज्ञान हर किसी को हो जाए, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी तंग बस्तियों के पर्यावरण का सुधार तथा पोषाहार आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो निर्धन तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला है लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया। सरकार ने रोजगार के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। इन उद्योगों के अंतर्गत 2004 से 382 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनमें से 186 लाख लोगों को लघु उद्योगों से रोजगार मिल रहा है। इसके अंतर्गत स्वयं रोजगार योजना को भी प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी धन व्यय किया जा रहा है। लघु तथा कुटीर उद्योगों के अंतर्गत काफ़ी लोगों को या आपके युवा बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अगला कार्यक्रम है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जनता की खुशहाली तथा गरीबी के बंधन से मुक्त कराने हेतु संचालित किया गया। आप देख रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का नाम 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि इसको 20 सूत्री क्यों कहा जाता है? देखते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में 20 सूत्र है, 20 सूत्र होने के कारण इसको 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कहा गया। वो 20 सूत्र कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो 20 सूत्र है वो इस प्रकार है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि, दालों तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कार्यक्रमों का विकास, गांवों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था, गंदी बस्तियों का सुधार, बिजली की क्षमता का विकास, वनों तथा गोबर गैस का विकास, परिवार नियोजन, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, उचित कीमत की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास, सरल औद्योगिक नीति,
काले धन की रोकथाम और सार्वजनिक उद्योगों का कुशल प्रबंध। तो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इन 20 सूत्रों के कारण ही इसका नाम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम रखा गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। गरीबी उन्मूलन हेतु इस योजना का प्रारंभ 2001 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कों का विकास करना है। यानी कि स्वास्थ्य के अंतर्गत आप देखते हैं कि हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सारी डिस्पेंसरियां और सरकारी अस्पताल खोले गए, ताकि लोगों को अपनी बीमारियां दूर करने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े और वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों से पूरी सुविधा प्राप्त कर सके। प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल खोले गए। पेयजल के लिए हर गांव तक पानी की सप्लाई पहुंचाई गई। आवास तथा सड़कों की यदि हम बात करें तो वो भी आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे कि कोई भी गांव आज ऐसा नहीं बचा जहां तक सड़कें नहीं गई हो, क्योंकि यदि बसों को अंदर तक ले जाना है तो सड़कों का निर्माण पहले करना होगा। इसलिए इस योजना के अंतर्गत सड़कों का भी पूरी तरह से विकास किया गया है। अगली योजना है इंदिरा आवास योजना। यह योजना 1999-2000 में आरंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवारों को मकान मुफ्त में उपलब्ध कराना है। यानी कि निर्धन परिवारों को जो मकान दिए जाते हैं रहने के लिए, उसके बदले में उनसे किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती, मुफ्त में ही उनको मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2002-2003 में 15.5 लाख तथा 2003-2004 में 13.6 लाख मकान निर्धन परिवारों को मुफ्त में दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इस विधेयक में प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। बाद में इस योजना का विस्तार देश के 600 जिलों में किया जाएगा। दूसरा, प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। आपने देखा कि मुख्य रूप से इसमें 2 बातों पर अधिक जोर दिया गया। एक तो महिलाओं के लिए आरक्षण, और दूसरा, यदि आवेदक को कोई भी रोज़गार या कोई सर्विस के लिए आवेदन करता है और यदि उसको किसी प्रकार का रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो रोज़गार यदि नहीं भी मिले वह दैनिक बेरोज़गारी भत्ते का हकदार तो होगा ही, यानी कि उसको बेरोज़गार भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार गरीबी उन्मूलन हेतु ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए, जिससे कुछ हद तक गरीबी को दूर करने में सहायता मिली। अगर सरकार का प्रयास यूं ही जारी रहा तो धीरे धीरे इसी प्रकार के कार्यक्रमों की सहायता से काफ़ी हद तक गरीबी से निजात पाई जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपने देखा कि जो भी योजनाएं या कार्यक्रम सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित किए गए, हर योजना की यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि हर योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीबों को लाभान्वित करना है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे आवास संबंधित है, चाहे यातायात से संबंधित है या रोजगार से संबंधित है। हर योजना का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जैसे इंदिरा आवास योजना की ही हमने बात की तो उसमें निर्धन परिवारों को मुफ्त में ही मकान उपलब्ध कराए गए। इन योजनाओं के साथ साथ कुछ और योजनाएं भी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार ने लागू की, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन के दौरान कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आजीविका का कोई साधन नहीं होता, तो वृद्धावस्था पेंशन मिलने से उनको काफ़ी
आर्थिक रूप से एक प्रकार की सहायता प्राप्त होती है और वे स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की चर्चा में हमने सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए गए कार्यक्रम व योजनाओं की विस्तृत चर्चा की। लेकिन योजनाएं बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है कि कुछ योजनाएं आपके माइंड से स्लिप हो गई हो, इसलिए मैं पुनः उनकी आवृत्ति करना चाहूँगी। आइए देखते हैं कि वो योजनाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहली योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था, जो आज विभिन्न विकास खंडों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। दूसरी योजना थी हमारी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना में मुख्यतः वन संपदा, भूमि संरक्षण, लघु कृषि योजनाएं, गांव में कुएं चालू करना, गांव की सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, पंचायत घरों और बस अड्डों का सुधार करके सामुदायिक संपत्ति में सुधार लाने की बात की गई थी। यहाँ भी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात इस योजना के अंतर्गत हमने की थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत हमने बात की थी कि शहरी लोगों के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करना और 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगारों को लाभान्वित करना, यानी कि उनको रोजगार प्रदान करना। तो युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। रोजगार बीमा योजना, इस योजना में भी गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए वेतन आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की बात हमने की थी और साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की भी बात की गई थी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत यह भी मुख्यतः निर्धन लोगों के लिए ही है और इसमें मजदूरी पर रोजगार देने की उनको आवश्यकता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। इसलिए उनको रोजगार देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस योजना में लगभग 25 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए और अधिकाधिक लोगों को यदि रोजगार मिलेगा तो वो अपनी जीविका यानी कि अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर पाएंगे और धीरे धीरे गरीबी दूर हो जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार जिनकी मैंने बात की थी कि 50-50 लाख के परिवारों को 2 बार जोड़ा गया और उनकी संख्या 2 करोड़ हो गई थी और इसमें मुख्य उद्देश्य जो इसका था, निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को पहले उनकी पहचान की गई, उसके बाद उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको अनाज की मात्रा भी उपलब्ध कराई गई थी, जो 2002 में मैंने 25 किलोग्राम की बात की थी और बाद में वो बढ़कर 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम इसकी मात्रा कर दी गई थी। सब्सिडी के अंतर्गत हमने बात की थी कि सब्सिडी में घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम करने की बात उस योजना के अंतर्गत की गई थी। दोपहर का भोजन, जो आप अपने विद्यालय में भी देखते हैं, मिड डे मील के नाम से जो ये योजना प्रारंभ की गई, इसमें आप देखते होंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और शहरी तंग बस्तियों के पर्यावरण के सुधार की बात इस योजना के अंतर्गत मैंने आपसे करी थी। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को या भारत के नागरिकों को रोज़गार देने की बात की गई है। कुछ व्यक्तियों को तो लघु उद्योग के अंतर्गत और कुछ को कुटीर उद्योग के अंतर्गत रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
इन उद्योगों का विकास किया गया। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 20 सूत्र मैंने आपको बताए थे। 20 सूत्र के कारण इसका नाम 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कों का विकास करना है। इनकी पूर्ति हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। इंदिरा आवास योजना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गरीब परिवारों को मुफ्त में ही मकान दिए गए हैं, यानी कि जो मकान उनको दिए गए उसके बदले में सरकार ने किसी भी प्रकार की राशि उनसे नहीं ली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें मुख्यतः 2 ही बातों पर जोर दिया गया। एक, महिलाओं के आरक्षण की बात उसमें की गई। दूसरा, रोजगार की। यदि युवा को रोजगार 15 दिन के अंदर अंदर नहीं मिलेगा तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, यानी कि रोजगार ना भी मिले उसको बेरोजगार भत्ता अवश्य ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान के अंतर्गत जो चर्चा आपसे की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन जाने से पहले मैं होमवर्क के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहती हूँ। क्वेश्चन 1, गरीबी उन्मूलन से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन 2, सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि कुछ योजनाएं या कार्यक्रम मैं आपको लिखवा रही हूँ, इनके ऊपर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपने टिप्पणी लिखकर लानी है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो ये जो योजनाएं मैंने आपको बताई, इन सभी पर आपने 50 से 60 शब्दों या 5-7 वाक्यों में टिप्पणी लिखकर लानी है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।